आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ब्रिटिश इतिहास में आज हमारा विषय है चैम्बरलेन का साम्राज्यवाद। चैम्बरलेन कभी प्रधानमंत्री नहीं थे, नहीं बने थे, बल्कि उपनिवेश सचिव इनका सबसे बड़ा पद जो इनको प्राप्त हुआ था वो उपनिवेश के राज्य सचिव के रूप में था। आइए उनका परिचय तथा कार्यों पर हम चर्चा करते हैं। उनकी नीतियों का लक्ष्य क्या था अथवा उद्देश्य क्या था, उनके प्रमुख कार्य कौन कौन से थे तथा उनके कार्यों अथवा साम्राज्यवादी नीति का विश्व और इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, इन विषयों पर हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इनका परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1836 में इंग्लैंड में हुआ था। जोसेफ चैम्बरलेन 1895 से 1903 तक उपनिवेशों के राज्य सचिव के रूप में कार्यरत रहे। वे एक उत्साही साम्राज्यवादी थे और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में विश्वास रखते थे। वह 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ के ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे। नीति निर्माण साम्राज्यवाद के विषय में इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। 1869 में टाउन काउंसिल के लिए उनका चुनाव हुआ। 1873 में बर्मिंघम के मेयर चुने गए। 1876 में चैम्बरलेन एक उदारवादी के रूप में संसद के लिए चुने गए। यद्यपि शीघ्र ही अपनी पार्टी से उनका मोहभंग हुआ और 1886 में परंपरावादियों की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी में ये सम्मिलित हुए। 1892 में उन्हें व्यापार मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1895 में उपनिवेशों के लिए राज्य सचिव ये बनाए गए और यहीं इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। इस पद में वे प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। इनके द्वारा विशेषाधिकार का विरोध किया गया था। वे वयस्क मताधिकार, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा और आयकर जो उस समय प्रारंभिक प्रक्रिया में थी उसके पक्के समर्थक थे। इनके द्वारा होम रूल बिल का विरोध किया गया। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत में भी होम रूल आंदोलन चला था, आयरलैंड में और बाकी देशों में भी इस तरह के आंदोलन चले थे, तो उसका इसने विरोध किया था। इनके द्वारा उपनिवेश विभाग को महत्वपूर्ण विभाग बना दिया गया था। उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त होता था। निर्मित माल के बाजार के रूप में भी इनका उपयोग था। उपनिवेशों से सस्ते मजदूर, कच्चा माल और सैनिक भी इंग्लैंड को प्राप्त होते थे। किंतु 1850 से यूरोपीय राज्यों की प्रतिस्पर्धा के कारण तथा अन्य जटिल औपनिवेशिक समस्याओं के कारण राजनीतिज्ञों ने उपनिवेशों को एक समस्यादायक व्यवस्था मानना शुरू कर दिया था। इस समय ये धारणा बन चली थी कि उपनिवेश अधिक ध्यान और अधिक राशि, अधिक शक्ति की मांग करते हैं। लगातार वहाँ व्यय अपव्यय होता है, अनावश्यक युद्ध होते हैं और विशेषकर इंग्लैंड के भी ऐसे अनुभव थे। अमेरिका में क्रांति हो चुकी थी, स्वाधीनता संग्राम हो चुका था, अमेरिका आज़ाद हो चुका था। इस तरह से धीरे धीरे ये धारणा बलवती होती गई थी कि उपनिवेश लाभदायक नहीं है बल्कि समस्या देने वाले हैं। 1851 में डिज़रायली ने कहा था, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उपनिवेश हमारे गर्दन के चारों ओर चक्की के पत्थर के समान है। स्टीवेंसन ने भी उपनिवेशों के विषय में लिखा कि यह उपनिवेश एक ट्रस्ट जैसे हैं जिसे न छोड़ा जा सकता था और न ही इनसे कोई लाभ प्राप्त हो रहा था। चैम्बरलेन साम्राज्यवाद के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने साम्राज्य को ब्रिटिश व्यापार, उद्योग और संस्कृति को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा। उनका यह भी मानना था कि साम्राज्यवाद दुनिया में भलाई के लिए एक शक्ति के रूप में है जो पिछड़े लोगों के लिए सभ्यता और प्रगति लाता है। यह ब्रिटिश नस्ल की श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे और ब्रिटिश साम्राज्य को ब्रिटिश संस्कृति को और उसके मूल्यों के प्रसार में विश्वास रखते थे। साम्राज्य के लोगों को सभ्य बनाना और उनका उत्थान करना अंग्रेज़ों का पुनीत कर्तव्य मानते थे। इस विषय में आपको ज्ञात होगा कि अंग्रेज़ों की जो धारणा थी वाइट मैन्स बर्डन, कि अंग्रेज सभ्य हैं, अफ्रीका, एशिया और अन्य क्षेत्रों के जो उपनिवेश के क्षेत्र थे अंग्रेज़ों के, उनमें पिछड़ापन है, गरीबी है, असभ्य हैं वहाँ के लोग, उनको सभ्यता सिखाना है। इसी को
व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। तो ये इसी तरह की धारणा से ग्रस्त थे या इस तरह की धारणा को मानते थे। वह साम्राज्य के विस्तार में रणनीतिक और सैन्य विचारों के महत्व में विश्वास रखता था। उनका मानना था कि ब्रिटेन को अपने हितों की रक्षा करने और एक महान शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए विभिन्न देशों के साथ संधियां करनी चाहिए। चैम्बरलेन की औपनिवेशिक नीति के लक्ष्य अथवा प्रमुख उद्देश्य क्या थे, क्या टारगेट लेकर वो चले थे? पहला था साम्राज्य समिति की स्थापना। समस्त साम्राज्य को व्यापारिक एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साम्राज्य समिति की स्थापना का इन्होंने लक्ष्य रखा था, जिसका गठन किया गया। पारस्परिक हितों में समानता की स्थापना, इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों के राष्ट्रीय, राजनीतिक और व्यापारिक हितों के बीच तालमेल बिठाना, समानता की स्थापना करना, एक लक्ष्य निर्धारित करना, ये इनका उद्देश्य था। तीसरा इनकी साम्राज्यवादी नीति का लक्ष्य अवरोधक संधियों को रद्द करना। जिन संधियों से उपनिवेशों तथा ब्रिटेन के मध्य संबंधों में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न होती हो, ऐसी संधियों को रद्द करना इनका लक्ष्य था। सेनाओं के परस्पर आवागमन की बाधाओं को हटाना, इंग्लैंड तथा उपनिवेशों के बीच सेना के आवागमन को सुगम बनाना इनका लक्ष्य था। उपनिवेशों की सेना इंग्लैंड तक आ सके, इंग्लैंड की सेना उपनिवेशों तक बिना किसी बाधा के जा सके, इनको सुगम बनाना इनका लक्ष्य था। सम्मेलनों का आयोजन करना, आपसी हितों यानी इंग्लैंड और उपनिवेशों के आपसी हितों पर परस्पर चर्चा करने हेतु सम्मेलन लगातार हों, ये इनका लक्ष्य था, उद्देश्य था। ब्रिटिश काउंसिलों में उपनिवेशों को स्थान देना, ब्रिटिश काउंसिलों में उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को स्थान देना इनका लक्ष्य था, ताकि उनके साथ बेहतर तालमेल इंग्लैंड और उपनिवेशों का हो सके। तो अपने काउंसिलों में भी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को स्थान देना चाहते थे। संघीय समिति की स्थापना करना, इंग्लैंड तथा उपनिवेश के समस्त जो मामले थे, परस्पर मामले थे, एक दूसरे से संबद्ध मामले थे, उनमें सलाह देने हेतु एक संघीय समिति ये स्थापित करना चाहते थे। तो इनका लक्ष्य था। ये साम्राज्यवादी नीति के लिए जो बातें इन्होंने तय की थी वो इस प्रकार से थी। इन्होंने जो कार्य संपादित किया, राज्य सचिव जो ये उपनिवेशों के मामले के थे, इसके अंतर्गत रहते हुए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए थे। पहला कार्य था प्रथम औपनिवेशिक सम्मेलन का आयोजन इनके द्वारा 1887 में किया गया। इस हेतु महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाई गई। इसमें साम्राज्य के सभी हिस्सों के प्रमुख राजनीतिज्ञों को निमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में महारानी विक्टोरिया के प्रति उपनिवेश के राजनीतिज्ञों के मन में स्वामी भक्ति भरना और श्रद्धा की भावना जागृत करना इनका लक्ष्य था। हीरक जयंती का आयोजन, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती का आयोजन 1897 में चैम्बरलेन के द्वारा कराया गया। इस अवसर पर संपूर्ण साम्राज्य के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। भारत की ओर से सर प्रताप सिंह के नेतृत्व में भारतीय शाही सेना इंग्लैंड गई। श्रीलंका, हांगकांग, गोल्ड कोस्ट के सैनिक भी इस अवसर पर इंग्लैंड में उपस्थित हुए। साम्राज्य भर के सभी प्रधानमंत्री, उपनिवेशों के जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, इस समारोह में उपस्थित हुए थे। द्वितीय औपनिवेशिक सम्मेलन 1897 में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती का आयोजन जब हुआ, उसी समय द्वितीय औपनिवेशिक सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। इसमें उपनिवेश के सभी प्रतिनिधि और प्रधानमंत्री सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अनेक समस्याओं पर गोष्ठियां आयोजित की गईं, वाद विवाद का आयोजन हुआ। उपनिवेश सचिव होने के नाते चैम्बरलेन ने इस सम्मेलन का सभापतित्व किया, अध्यक्षता की। अपने भाषण में चैम्बरलेन ने इस सम्मेलन में इंग्लैंड एवं रानी विक्टोरिया के प्रति अपनी स्वामी भक्ति का प्रदर्शन किया तथा स्पष्टतः साम्राज्यवादी नीति की घोषणा की। उसने उपनिवेशों के होम रूल का विरोध किया तथा साम्राज्य की एकता की प्रबल पैरोकारी भी प्रस्तुत की। लंदन सम्मेलन आयोजित किया। 1902 में एक सम्मेलन लंदन में आयोजित की गई। इसके आयोजन का उद्देश्य इंग्लैंड तथा उपनिवेशों के संबंधों को प्रगाढ़ करना था।
इस सम्मेलन में परस्पर समस्याओं को दूर किया गया, निदान किया गया। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा इनके द्वारा की गई। प्रधानमंत्री बाल्फोर के ही मंत्रिमंडल में ये कार्य कर रहे थे। देश में बाल्फोर संघर्षरत था, विवादों से उलझ रहा था, किंतु उसके प्रमुख सहयोगी चैम्बरलेन ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। उसने लॉर्ड क्रोमर से काहिरा, जो कि मिस्र की राजधानी थी, में क्रोमर के साथ भेंट की, जो अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि था, वहाँ पर शासन कर रहा था। मोम्बासा में यह उतरा, युगांडा में रेलवे यात्रा की, जंजीबार होते हुए डरबन तक पहुंचा। सभी बस्तियों का उसने सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया। डरबन, मार्टिजबर्ग, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग और केपटाउन में उसने भाषण दिए। प्रिटोरिया में उसने अपने भाषण में कहा कि इसके बाद हम एक झंडे के तले एक राष्ट्र हैं, हमें अतीत को पीछे छोड़ देना चाहिए। इस यात्रा में उसने ब्रिटेन के सार्वभौम होने की स्पष्ट घोषणा की। इसके द्वारा डचों और बोवरों को भी चुनौती दी गई। जोहान्सबर्ग में उसने व्यापारियों से युद्ध हेतु चंदा एकत्र करने का प्रयास भी किया। उन्होंने वचन भी दिया, यद्यपि परिस्थितिवश ये सफल नहीं हो पाया, किंतु फिर भी उसके द्वारा इस प्रकार का प्रयास भी हुआ। प्रेफरेंशियल टैरिफ नीति अपनाने की कोशिश इसने की। इंग्लैंड और उपनिवेशों के बीच संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से चैम्बरलेन ने 1903 में इस नीति को अपनाने का प्रयास किया, किंतु उदारवादियों के विरोध के कारण उसने इस नीति का त्याग किया या करना पड़ा, किंतु उसकी इच्छा थी कि इस तरह की नीति लागू की जाए। उपनिवेशों में अंग्रेज़ों को बसाने की नीति का इसने अनुसरण किया। चैम्बरलेन के द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशों में अंग्रेज़ों के बसने को प्रोत्साहन दिया गया। उदाहरण के लिए रोडेशिया, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश किसानों को बसने के लिए इसने प्रोत्साहित किया, उनको सुविधाएं दी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ब्रिटिश लोगों के बसने को भी इसके द्वारा प्रोत्साहित और किया गया तथा समर्थन दिया गया। आर्थिक संबंधों में मजबूती के प्रयास उपनिवेशों के साथ इसने किए। उसके द्वारा उपनिवेशों के साथ आर्थिक संबंध पर जोर दिया गया। दोनों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम किया गया, व्यापार को सुविधाजनक बनाया गया। रेलवे और बंदरगाहों जैसी परिवहन की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया। न केवल उपनिवेशों में बल्कि इंग्लैंड में भी इस पर जोर दिया गया, ताकि आसानी के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकें। नौसैनिक विकास एवं सैन्य गठबंधन पर जोर। विशाल साम्राज्य की जब स्थापना की जाएगी या विस्तार किया जाएगा, साम्राज्यवादी नीति अपनाई जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से सेना की आवश्यकता होगी, जल सेना की आवश्यकता होगी उसकी सुरक्षा के लिए। इसकी साम्राज्यवादी नीतियों में सैन्य घटक भी सम्मिलित था। उसका मानना था कि दुनिया भर में अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटेन को एक शक्तिशाली नौसेना रखने की आवश्यकता है। उसका यह भी मानना था कि इस हेतु गठबंधनों और सैन्य ठिकानों का एक नेटवर्क तैयार करना होगा, आवश्यक था, ये इसने माना। उसके प्रयासों से जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ ब्रिटेन के गठजोड़, सैनिक गठजोड़ स्थापित हुए। कुछ नए आधार स्थल बनाए गए, जैसे हांगकांग और सिंगापुर रणनीतिक स्थल बने। इस पर इसने कब्जा किया, अधिकार किया। वह स्वतंत्र व्यापार की नीति का विरोधी था। ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार की नीति का अनुसरण किया जाता था, जिससे वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि दूसरे देशों ने व्यापारिक संरक्षण की नीति अपनाई थी। आप समझते होंगे, व्यापारिक संरक्षण की नीति और स्वतंत्र व्यापार की नीति दो अलग अलग धारणाएं हैं। संरक्षण की नीति में हम अपने देश में आयात को हतोत्साहित करते हैं, बाहर से आने वाले माल पर कर लगा देते हैं और विदेश जाने वाले माल को प्रोत्साहित करते हैं संरक्षण की नीति में। जबकि स्वतंत्र नीति में सभी पर स्वतंत्रता होती है, न तो आयात पर कर लगता है और न ही विदेश भेजने को प्रोत्साहित किया जाता है सामग्री को। तो इससे इंग्लैंड को नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड का माल विदेशों में जब भी जाता तो उस पर कर लगाया जाता था, लेकिन जब विदेशों का माल इंग्लैंड आता था तब उस पर कोई कर नहीं था। तो इस कारण से चैम्बरलेन स्वतंत्र व्यापार की नीति का विरोधी था। इसीलिए उसने प्रेफरेंशियल टैरिफ की नीति को अपनाने की वकालत की थी। इसके अनुसार इस नीति में विदेशी माल पर पूरी चुंगी लगे,
उपनिवेशों के माल पर साधारण चुंगी लगे ताकि उपनिवेश के माल आ सकें और कच्चे माल पर कोई चुंगी न लगे। ऐसी नीति थी प्रेफरेंशियल नीति, लेकिन उदारवादियों के विरोध के कारण यह लागू नहीं हो पाया। तो ये कार्य उसने किए या करने के प्रयास किए। चैम्बरलेन की साम्राज्यवादी नीति का क्या प्रभाव पड़ा था उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की स्थापना। पूर्व प्रधानमंत्री डिज़रायली सभी उपनिवेशों के एक संघ के निर्माण की इच्छा रखता था। 1887, 1897 और 1902 में साम्राज्यवादी बैठकें हुईं। 1907 में औपनिवेशिक बैठक में प्रतिवर्ष बैठक करने का निश्चय हुआ। बैठकों का लक्ष्य साम्राज्य की एकता, सुरक्षा और इंग्लैंड की महानता को रखा गया। इंपीरियल कॉन्फ्रेंस प्रत्येक 4 वर्ष में होना तय किया गया। जहां स्वायत्त शासन लागू था, अब उन्हें डोमिनियन कहा जाने लगा। उपनिवेश के स्थान पर डोमिनियन कहा जाने लगा। ब्रिटिश एम्पायर के स्थान पर उन्हें डोमिनियन नाम दिया गया, जिसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के नाम से भी जाना गया। ट्रेवेलियन ने लिखा, उपनिवेश अब डोमिनियन के नाम से विकसित हुए। ब्रिटिश साम्राज्य का ब्रिटिश भाग ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के रूप में पुनः जन्म ले चुका था। ये ट्रेवेलियन ने लिखा। विदेश नीति की शिक्षा एवं इंग्लैंड को लाभ। इंग्लैंड के द्वारा 20वीं शताब्दी के श्री गणेश काल में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, इनको स्वायत्त सत्ता प्रदान की गई थी। स्वराज जिसको हम भारत में कहते थे, वो इनको दिया गया था। 3 देशों को, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड को। दक्षिण अफ्रीका में बोबरों के ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट को भी इस प्रकार की सुविधाएं दी गई थी। 1907 से ये सुविधाएं दी गई थी। 1911 ईस्वी में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में सभी स्वायत्तशासी राज्यों के नेताओं ने हिस्सा लिया। उन्हें विदेश नीति की शिक्षा दी गई, विदेश नीति से परिचित कराया गया। इन नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया तथा इंग्लैंड का साथ दिया। इसके पूर्व भी दक्षिण अफ्रीका में हुए युद्ध में तथा मिस्र के साथ संघर्ष में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सैनिकों ने भाग लिया था। भारतीय सैनिकों ने भी प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की ओर से हिस्सेदारी की थी। इससे आप सभी परिचित होंगे। उपनिवेशों में राष्ट्रीय आंदोलन। ब्रिटेन के उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध, ये जो साम्राज्यवादी नीति चैम्बरलेन के द्वारा अपनाई जा रही थी, उसके विरोध में आयरलैंड, मिस्र और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र गति से होने लगे। भारत के आंदोलन के बारे में आप परिचित ही हैं। किस तरह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारियों आदि का पूरा जो आंदोलन चला था, आप इससे भली भांति परिचित हैं। इन देशों में इन आंदोलनों को शांत करने हेतु ब्रिटेन की गतिविधियां तेज हुईं। कुछ अधिकार इनको दिए गए, इन उपनिवेशों को कुछ अधिकार प्राप्त हुए। थोड़े बहुत सुधार भी किए गए, कुछ संवैधानिक सुधार किए गए ताकि ये संतुष्ट हो सकें। तो ये भी साम्राज्यवादी नीति का परिणाम थी। उसके कारण इस तरह का प्रभाव हमको देखने को मिलता है उपनिवेशों में और हमारे देश में भी। इंग्लैंड का विस्तृत साम्राज्य स्थापित हो गया। 1914 ईस्वी तक इंग्लैंड एक विशाल साम्राज्य बन गया, जिसमें कई छोटे छोटे स्वायत्त राज्य थे। इन सभी का एकमात्र शासक ब्रिटिश ताज था। इसकी नागरिकता ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की नागरिकता मानी जाती थी। एक राज्य के शत्रु को पूरे साम्राज्य का शत्रु माना जाता था। इतना होते हुए भी आंतरिक मामलों में प्रत्येक राज्य एक दूसरे से भिन्न था, स्वतंत्र था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री D.A. किन ने लिखा, ब्रिटिश साम्राज्य सरकारों और सरकारों से बना है। यह एक सामान्य राजा के अधीन संयुक्त हुआ स्वतंत्र और समान राज्यों का घनिष्ठ संघ है। यह चैम्बरलेन की साम्राज्यवादी नीति का ही परिणाम था कि इंग्लैंड एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो सका था। अधिराज्य विदेश नीति में स्वतंत्र। अधिराज्य या डोमिनियन राज्य जिनको कहा गया, स्वायत्तता जिन राज्यों को प्राप्त थी। सामान्यतः यह कहा जाता है कि डोमिनियन अथवा अधिराज्य विदेश नीति के मामले में स्वतंत्र नहीं थे, किंतु वारसाई की संधि पत्र पर अधिराज्यों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। यह राजदूत नियुक्त कर सकते थे।
तुर्की और इंग्लैंड के मध्य युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाने पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने अधिराज्यों या डोमिनियन राज्यों से सैन्य सहायता की मांग की थी। न्यूजीलैंड ने सैन्य सहायता देना स्वीकार किया, किंतु कनाडा और दक्षिण अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया, तो इनके पास अधिकार थे। 1928 ईस्वी में कनाडा ने अमेरिका के साथ संधि कर ली। इसमें इंग्लैंड का कोई रोल नहीं था, कोई हस्तक्षेप वह नहीं कर सका था। राष्ट्रसंघ के द्वारा भी मैंडेट प्रणाली के अंतर्गत हम देखते हैं कि जर्मनी से जो भूभाग प्राप्त हुआ था, इसका शासन डोमिनियन राज्यों के हाथ में सौंप दिया था। तो इस तरह से राष्ट्रसंघ के द्वारा भी इनके साथ स्वतंत्र देश की भांति व्यवहार किया जा रहा था। अधिराज्यों को आंतरिक शासन व्यवस्था में स्वायत्तता प्राप्त थी। आंतरिक शासन व्यवस्था में भी अधिराज्यों को या डोमिनियन स्टेट को स्वायत्तता प्राप्त थी। यहाँ तक कि गवर्नरों की नियुक्ति भी उन्हीं की इच्छा के अनुसार की जाने लगी थी। ऑस्ट्रेलिया में 1930 में एक ऑस्ट्रेलियन को ही गवर्नर बनाया गया, जैसा ऑस्ट्रेलियन लोगों की इच्छा थी उसके अनुरूप। 1926 ईस्वी में एक इंपीरियल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें वाल्फोर समिति को राष्ट्रमंडल के विधान का स्पष्टीकरण करने को कहा गया। रैमजे म्यूर ने उस पर लिखा, यह डोमिनियन ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासित समुदाय है। स्थिति में समान अपने गृह एवं बाह्य मामलों के संबंध में एक दूसरे के किसी भी प्रकार अधीन नहीं। यद्यपि ब्रिटिश राज्य से एक सामान्य संधि द्वारा संयुक्त और राष्ट्रों के ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य के साथ स्वतंत्रतापूर्वक संबद्ध है। 1918 तक डोमिनियन आंतरिक और विदेशी या बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके थे। बाल्फोर प्रस्ताव को वैधानिक रूप प्रदान करना। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1931 में इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर एक्ट नामक एक्ट के द्वारा बाल्फोर प्रस्ताव को कानूनी रूप दे दिया। इसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। पहला, अधिराज्यों या डोमिनियन स्टेट की धारा सभाएं सभी क्षेत्रों में कानून बना सकती थी। आंतरिक और विदेशी सभी मामलों में कानून बनाने का अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ। अंग्रेजी संसद को अधिराज्य हेतु कानून बनाने का अधिकार नहीं रहा। ब्रिटिश संसद अब इनके लिए कानून नहीं बना सकती थी उपनिवेशों के लिए। यदि डोमिनियन उपनिवेश यदि निवेदन करे, तभी संसद इस तरह के कानून बना सकती थी। अधिराज्य राष्ट्रमंडल से पृथक हो सकते थे। अधिराज्यों को अधिकार प्राप्त था, इच्छा अनुसार वह राष्ट्रमंडल के सदस्य रहें या चाहें तो सदस्यता छोड़ सकते थे। ब्रिटिश ताज राष्ट्रमंडल को जोड़ने की एक कड़ी के रूप में रही। अधिराज्य सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों में स्वतंत्र हुए। उत्तराधिकार नियम या सम्राट की उपाधि के संदर्भ में भी परिवर्तन के लिए ब्रिटिश संसद के साथ डोमिनियन संसद की भी स्वीकृति आवश्यक थी, अन्यथा इस तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता था। 1932 में ओटावा, जो कि कनाडा की राजधानी थी, इंपीरियल बैठक यहाँ पर आयोजित हुई। आर्थिक संकट से बचाव हेतु अपने उद्योग, व्यवसाय और व्यापार हेतु संरक्षण की नीति स्वीकार की गई। सभी अधिराज्यों में सुरक्षा का प्रबंध भी पृथक पृथक था। किसी युद्ध में भाग लेने या न लेने का अधिकार उनके पास था। 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध में आयरलैंड को छोड़कर शेष सभी अधिराज्यों ने भागीदारी की थी। शक्तिशाली नौसेना का निर्माण एवं सैन्य गठजोड़ भी इसका प्रभाव था। साम्राज्यवादी नीति का चैम्बरलैन के साम्राज्यवादी नीति के कारण शक्तिशाली नौसेना की आवश्यकता हुई। इस पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस ओर ध्यान केंद्रित किया। जापान के साथ संधि करना, ऑस्ट्रेलिया के साथ संधि करना, हांगकांग और सिंगापुर जैसे रणनीतिक स्थानों को नए आधार पर स्थापित करना, इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। साम्राज्यवादी देशों के साथ इंग्लैंड का तनाव शुरू हो गया। जो भी साम्राज्यवादी देश थे, जैसे जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, रूस आदि साम्राज्यवादी अथवा उपनिवेशवादी जो देश थे, एशिया में हम देख सकते हैं जापान ने भी ये गतिविधियां शुरू कर दी थी। इनके साथ इंग्लैंड के संबंध धीरे धीरे खराब होते गए, तनावपूर्ण संबंध रहे, क्योंकि इनके साथ साम्राज्य को लेकर के प्रतिस्पर्धा हो रही थी। वे एक दूसरे के इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी थे। इस कारण से इन देशों के साथ इंग्लैंड का तनाव शुरू हुआ।
व्ययपूर्ण युद्ध। अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण चैम्बरलेन ने जो अपनाई थी दृढ़तापूर्वक नीति, उसके परिणाम स्वरूप अनेक व्ययपूर्ण युद्धों में इंग्लैंड को भागीदारी करनी पड़ी। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध हुआ, चीन में बॉक्सर विद्रोह और युद्ध शुरू हुआ, भारतीय क्षेत्र में हम देखते हैं चित्राल के क्षेत्र में विद्रोह हुए और उसके बाद कबीलों ने लगातार विद्रोह करना शुरू कर दिया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अनेक क्षेत्रों में अनेक युद्धों में इंग्लैंड को भागीदारी करनी पड़ी इसी साम्राज्यवादी नीति के उलझाव के कारण। राष्ट्रीय गौरव में वृद्धि हुई इसी साम्राज्यवादी नीति के कारण। चैम्बरलेन की साम्राज्यवादी नीति के फलस्वरूप इंग्लैंड के साम्राज्य का विस्तार हुआ तथा साम्राज्य के विस्तार से राष्ट्रीय गौरव में वृद्धि हुई तथा यह उक्ति कही जाने लगी कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता है। कहने का अर्थ आप समझते होंगे कि एक स्थान पर सूर्यास्त हो भी गया तो दूसरे स्थान पर सूर्य उगा हुआ होगा। इसलिए कहा जाने लगा कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी भी सूर्य अस्त होता ही नहीं, हमेशा उगा रहता है। पूरे विश्व में फैले उपनिवेशों के कारण अंग्रेज गौरव का अनुभव करने लगे, तो राष्ट्रीय गौरव की भावना का विकास हुआ इस साम्राज्यवादी नीति के कारण। इंग्लैंड का सांस्कृतिक प्रसार भी हुआ। चैम्बरलेन की साम्राज्यवादी नीति के कारण इसके अंतर्गत अंग्रेजी भाषा का प्रचार और प्रसार किया गया। जीवन शैली जो अंग्रेजों की थी उसका भी प्रचार प्रसार हुआ, फैलाया गया उसे। अंग्रेजी भाषा के स्कूलों की स्थापना उपनिवेशों में की गई तथा ब्रिटिश सांस्कृतिक मानदंडों को अपनाने पर जोर दिया गया, जिससे अंग्रेजी संस्कृति का प्रसार उपनिवेशों में हुआ। आप इसका उदाहरण हमारे देश में भी देख सकते हैं। आज तक हमारी जो शिक्षा पद्धति है अंग्रेज़ों से प्रभावित है। हमारा पहनावा, चाहे हम टाई लगाते हों, कोट पैंट पहनते हों, पैंट शर्ट पहनते हों, ये सब अंग्रेज़ों की देन है। हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, आचार व्यवहार में अंग्रेज़ों का प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ तक कि शासन में भी उनका प्रभाव है। तो इसी से स्पष्ट हो सकता है या हो गया होगा आपको कि उपनिवेशों में सांस्कृतिक प्रसार इंग्लैंड का हुआ, ये उनकी साम्राज्यवादी नीति के परिणाम स्वरूप ही था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हुआ। चैम्बरलेन की साम्राज्यवादी नीति के परिणाम स्वरूप उपनिवेशों की बैठक होने लगी, वैदेशिक संबंधों का विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य में विकास हुआ, वाणिज्यिक संबंध गहनता के साथ स्थापित हुए, रणनीतिक संबंध बनाए गए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुए। स्वाभाविक है, साम्राज्यवादी नीति अपनाने के कारण अनेक स्थलों पर युद्ध होगा, अनेक मित्र आपको बनाने होंगे, आपके शत्रु बनेंगे, प्रतिस्पर्धा होगी, व्यापार बढ़ेगा, आयात निर्यात की गतिविधियां बढ़ेंगी, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जाल बिछने लगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इस काल में विकास हुआ। इसके पीछे भी साम्राज्यवादी नीति बहुत हद तक जिम्मेदार थी। चैम्बरलेन कभी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री नहीं बना, किंतु फिर भी ब्रिटिश राजनीति में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। उसने अपनी नीतियों को दृढ़तापूर्वक लागू किया। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन में इसकी भूमिका एक प्रमुख वास्तुकार के रूप में थी। उसकी नीतियों और विश्वासों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दिशा को आकार देने में मदद की और ब्रिटिश साम्राज्य पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यद्यपि उसकी साम्राज्यवादी नीति बिना विवाद के नहीं थी, विवाद उस पर हुए। जैसा कि हमने देखा कि जो नीति वह व्यापार के संरक्षण के मामले में प्रेफरेंशियल नीति अपनाना चाहता था, उसका विरोध हुआ और उसी के कारण उसको त्यागपत्र भी देना पड़ा था। तो विवाद उस पर थे, किंतु उसने अपनी नीतियों को दृढ़तापूर्वक लागू किया। किंतु फिर भी उसकी नीतियों से विश्व में ब्रिटेन की स्थिति प्रभावपूर्ण ढंग से उभर के आई। ब्रिटेन का सम्मान, उसका गौरव और उसके साम्राज्य को बढ़ाने में इसका योगदान महत्वपूर्ण था। तो यह आपको स्पष्ट हो गया होगा कि चैम्बरलेन की जो साम्राज्यवादी नीति थी, जो उसने अपनाया, यद्यपि वह किसी बड़े पद में नहीं था, न ही वह कभी प्रधानमंत्री बना, किंतु फिर भी आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। यह उसकी नीति के महत्व को स्पष्ट कर देता है कि उसकी साम्राज्यवादी नीति कितनी महत्वपूर्ण थी और ब्रिटेन की जो साम्राज्यवादी नीति का निर्माण जो किया गया था उसमें इसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसी कारण उसका अध्ययन किया जा रहा है। तो उसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी
वो अत्यंत महत्वपूर्ण थी और उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया, ब्रिटेन को प्रभावित किया, उसकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया, विश्व में जो उसने सम्मान प्राप्त किया उसको भी प्रभावित किया और अनेक व्ययपूर्ण युद्धों में इंग्लैंड को उलझना पड़ा, उसको भी उसने सीधे तौर पर प्रभावित किया था। तो इस तरह से चैम्बरलेन की नीति महत्वपूर्ण थी।